कल अपन ने स्टार्ट किया था इनपुट आउटपुट से, अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट से हमने देखा था स्ट्रीम क्या होता है। स्ट्रीम समझ में आ गया था सबको क्या होता है। स्ट्रीम बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट और बाइनरी को, डेटा को प्रोसेस करने के लिए मॉनिटर से कीबोर्ड तक आने के लिए, मॉनिटर कीबोर्ड सीपीयू, इसके बीच में डेटा स्ट्रीम करने के लिए जो स्ट्रीम रहता है उसको स्ट्रीम बोलते हैं। टेक्स्ट और बाइनरी दो स्ट्रीम होती है, ये हमने कल देख लिया था, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। टेक्स्ट स्ट्रीम, बाइनरी स्ट्रीम हमने देख लिया था। इसके बाद हमारे पास दो काम की चीजें होती हैं जो फॉर्मेटिंग फंक्शंस होते हैं, स्कैनएफ और प्रिंटएफ। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सी नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैंने जो प्रोग्राम भी लिखे हैं वो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी प्रोग्राम लिखने पे हमको ध्यान नहीं देना है, कंपाइल करके देखना वो सारी चीजें, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रोग्राम रन करने के लिए नहीं देंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम होना चाहिए। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे उसके आंसर मालूम होना चाहिए, सॉल्व करते आना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग इतनी जरूरी है, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग की जरूरत होती तो अपन वो करते, लेकिन ये चीज अभी सबसे ज्यादा जरूरत है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रिंटएफ और स्कैनएफ, बेसिकली प्रिंटएफ होता है यूज्ड टू कन्वर्ट डेटा स्टोर्ड इन प्रोग्रामिंग इनटू टेक्स्ट स्ट्रीम फॉर आउटपुट टू द मॉनिटर। जो भी हम कीबोर्ड से डेटा डालते हैं, जो टेक्स्ट है, या फिर कीबोर्ड से जो डेटा डालते हैं उसको कन्वर्ट करके मॉनिटर तक ले जाने वाला टेक्स्ट स्ट्रीम काम करता है प्रिंटएफ के थ्रू। प्रिंटएफ के कारण होता है वो। स्कैनएफ काम करता है यूज्ड टू कन्वर्ट द टेक्स्ट स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम कीबोर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है जो अपन ने पास किया हुआ है स्टैटिक, और ये होता है डायनामिक। जब यूजर के पास हम स्कैनएफ यूज करते हैं तो यूजर के पास एक मैसेज आ जाएगा और आपके पास एंटर करने के लिए जगह होगी। अब आप जो डेटा बोला है वो आप एंटर करो, उसको कन्वर्ट करेगा डेटा और वो करेगा स्कैनएफ। समझ में आ रहा है इतना? उसके बाद हमको स्ट्रीम की क्यों जरूरत है ये भी हम कल देख चुके हैं और यहाँ पे भी देख चुके हैं। हम बढ़ते हैं आगे। हमने देखा था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये भी हमने कल देख लिया था पूरा, ये क्लियर है यहाँ तक, राइट? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीम्स में सिंटैक्स हमने ये देख लिया था कल, ये भी हमने कल देख ही लिया था ऑलरेडी, ये हमने स्पेसिफायर्स भी देखे थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्कैनएफ, स्कैनएफ नहीं देखा था हमने। तो स्कैनएफ बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग, स्कैन फॉर्मेटिंग यूज्ड टू रीड फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। जब यूजर से, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो प्रोग्राम प्रोसेस हो जाता है, पूरा कंपाइल हो जाता है, हमको आउटपुट दिख जाता है, बट ऐसा बहुत बार होता है जैसे किसी एक यूजर की हमको एज प्रोसेस करना है और हमको बताना है कि क्या ये वोट कर सकता है या नहीं, वोटिंग राइट्स हैं या नहीं इसके पास। उसका हमारे पास क्या होता है फैक्टर 18 साल, उससे ऊपर है तो होगा, लेकिन हमको एज मालूम नहीं है। अगर हमको एज मालूम होती तो प्रोग्राम लिख देते, कंपाइल हो जाता, सॉल्यूशन मिल जाता। लेकिन ऐसी बहुत बार होगा कि हमको यूजर से इनपुट लेके उसको प्रोसेस करके और फिर सही रिजल्ट बताना है। कभी किसी ने 118 साल डाल दी तो वहां पे प्रोग्राम चलना चाहिए, कभी किसी ने -18 डाल दी तो वहां पे भी चलना चाहिए प्रोग्राम। हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से चलना चाहिए, वहां पे यूजर का डेटा जो आएगा वो प्रोसेस करके हमारा तब भी प्रोग्राम हमारा चलना चाहिए। वो काम हम स्कैनएफ के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर के कीबोर्ड से डेटा लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोग्राम का डेटा कंपाइल करके उसको आउटपुट दिखाते हैं लॉजिक के बेसिस पे कि क्या लॉजिक है उसका। स्कैनएफ टेक्स टेक्स्ट स्ट्रीम फ्रॉम द कीबोर्ड, extracts and formats data from the stream according to a format control string। जैसा हमने देखा %C, %D, %F और एम्परसेंड और वेरिएबल का नाम। यहाँ पे यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है कि सिंटैक्स है स्कैनएफ लिखना है, फंक्शन है इसलिए ब्रैकेट्स आएंगे। डबल कोट्स में आप जो लिखोगे वहां पे रुकने के बाद, रुकने के पहले वो मैसेज दिखाएगा, तो वो मैसेज क्या दिखाना है, लाइक यहाँ पे लिखा है कंट्रोल स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंटर योर एज, enter your marks in physics, enter your marks in C, enter your marks in physics। जो भी चीज है वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद वो रुक जाएगा, वो कर्सर वेट करेगा, ब्लिंक करेगा। आप जब तक इनपुट नहीं करोगे वो वेट करता रहेगा। जैसे ही डेटा डाल दिया आप एंटर दबाओ और फिर आगे प्रोग्राम प्रोसेस करेगा। ये इसका सिंटैक्स होता है। यहाँ पे भी प्रिंटएफ जैसे हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, एक वेरिएबल में नहीं मल्टीपल वेरिएबल्स में ले सकते हैं डेटा। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे लिस्ट आएगी उसकी एम्परसेंड के साथ। कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द कीबोर्ड। यहाँ पे मैसेज भी आएगा और हमारा कंट्रोल स्ट्रिंग आएगा। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स आर द एक्चुअल वेरिएबल्स एड्रेसेस, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एड्रेसेस है। ये चीज थोड़ा सा और डिटेल में तब क्लियर होगी जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रख लो प्रिंटएफ में हम पास करते हैं वेरिएबल,
और scanf में पास करते हैं वो वेरिएबल का एड्रेस देना जरूरी है। तो यहाँ पे वेरिएबल का एड्रेस होता है where the data are to be stored denoted as %x। इसको एड्रेस ऑफ x भी बोलते हैं और %x भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी वेरिएबल आएगा उस वेरिएबल का नाम लेकिन आगे एम्परसेंड होना चाहिए। अब उसको एम्परसेंड बोलो या एड्रेस बोलो, दैट इज अप टू यू, लेकिन इसका मीनिंग एड्रेस होता है। आगे बढ़ते हैं स्ट्रीम्स। अच्छा, इसका स्कैनफ का सिंटेक्स अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, सिंटेक्स मालूम होना चाहिए इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रीम में स्पेसिफायर्स क्या क्या होते हैं। जैसा हमने प्रिंटफ में देखा लगभग सेम है, C फॉर कैरेक्टर, D फॉर इंटीजर, यहाँ पे %C, %D, %F फॉर फ्लोटिंग नंबर्स, %E कैपिटल या स्मॉल फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, G फॉर शॉर्टर ऑफ E फॉर्मेट, एंड O फॉर ऑक्टल, S फॉर सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं, U फॉर अनसाइंड डेसिमल वैल्यूज और X फॉर हेक्साडेसिमल वैल्यूज। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफायर्स। इसके बाद हम आते हैं एडिशनल। स्कैनफ में कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए कि स्कैनफ फंक्शन इग्नोर्स एनी ब्लैंक स्पेस, टैब, न्यू लाइन एंटर्ड बाय द यूजर। जब भी स्कैनफ आता है उसके ऊपर लिखा रहता है प्रिंट योर एज, एंटर योर एज या जो भी चीज आपने लिखी है, अगर वो आपके पास मैसेज आया, अब अगर आप स्पेसेस दोगे, न्यू लाइन दे दोगे, एंटर दे दोगे, तो वो उसको स्किप करता है। एंटर दे दिया मतलब आपने कुछ भी एंटर नहीं करा, वो उसको ले लेगा। लेकिन स्पेसेस, न्यू लाइन, टैब, ये सारी चीजें वो इग्नोर कर देता है स्कैनफ, वो प्रोसेस नहीं करता है। स्कैनफ विल वर्क अंटिल मैक्स नंबर ऑफ द कैरेक्टर इज प्रोसेस्ड। जितने अलाउड है उतने कैरेक्टर अगर प्रोसेस हो गए तो वो वहीं पे रोक देगा। अगर आपने मान लो 100 कैरेक्टर्स डाल दिए, एंटर करते टाइम पे 100 कैरेक्टर्स डाल दिए, लेकिन उसको अलाउड सिर्फ 48 है, तो वो सिर्फ 48 लेगा, बाकी को वो इग्नोर कर देगा। उसके बाद अ वाइट स्पेस इज एनकाउंटर्ड। जब भी एक वाइट स्पेस आया वो स्कैनफ का प्रोसेसिंग रुक जाएगा। उसने बोला कि अगर आपका नाम क्या है, तो आपने डाला आदित्य स्पेस गुप्ता, तो वो आदित्य ले लेगा। अगर आपने प्रोग्राम को हैंडल किया है कि वो पूरा ले ले, तो वो हैंडल कर सकता है, लेकिन उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट ये है कि वो सिर्फ पहला लेगा। व्हाइट स्पेस जहां पे आया उसका वहीं पे प्रोसेसिंग खत्म हो गया। जहां पे भी एरर डिटेक्ट होगा, जैसे आपने बोला एंटर योर एज, आपने बोला 18 है, तो आपने लिखना चालू कर दिया इंग्लिश में 18, तो वहां पे एरर आ गया क्योंकि प्रोग्राम मांग रहा था नंबर, आपने डाला उसका इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन डाला। लेकिन प्रोग्राम लिखा जा सकता है कि 18 को भी प्रोसेस करके 18 लेके और उसको प्रोसेस कर ले, लेकिन वो प्रोग्राम अगर नहीं लिखा है तो वो एरर दे देगा, राइट। वो एरर हैंडलिंग भी होती है प्रोग्राम में, वो डिटेल में है आगे। Every variable should have a specifier associated with it, otherwise it throws the error. वहां पे स्पेसिफायर करेक्ट होना चाहिए, अगर करेक्ट स्पेसिफायर नहीं डाला तो वो एरर देगा ही देगा। Every specifier should be associated with to a variable, otherwise it throws the error. अगर आपने स्पेसिफायर डाल दिया लेकिन वेरिएबल नहीं डाला तो वो एरर देगा कि भैया यहाँ पे आपने बोल तो दिया कि हम इंटीजर रीड करेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं, आपने कंटेनर एड्रेस दिया ही नहीं है, कहाँ डालू उस वैल्यू को, तो वो एरर दे देगा। The variable type should match the specifier, otherwise it throws the error. मैचिंग होना चाहिए दोनों के बीच में, टाइप के बीच में। पता चला इंटीजर डिक्लेयर करा और यहाँ पे फ्लोट ले लिया, पता चला इंटीजर डिक्लेयर करा, कैरेक्टर ले लिया, प्रोसेस कर लेगा, लेकिन वो एरर देगा कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में जाके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कैरेक्टर एंटर करते हो और उसकी आस्की वैल्यू कन्वर्ट करके इंटीजर प्रिंट करते हो, तो आस्की वैल्यू प्रिंट कर देता है। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था आस्की वैल्यू क्या होता है, तो मैं एक बार छोटे से उसमें बता देता हूँ। आस्की वैल्यू, जैसे मैं अभी शब्द बोल रहा हूँ A B C, अब आपके कंप्यूटर को वो ए कैसे मालूम कि इसको ए को कैसे स्टोर करें, वो अपनी मेमोरी में ए तो जाके स्टोर नहीं करेगा, वंस और जीरोस में करता है। तो आपको मालूम है ना कि जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें साइकिल चलती है ऐसी, तो वहां पे हर किसी का डिनोशन है। वैसे ही ए से लेके जेड तक स्मॉल में, ए से लेके जेड तक कैपिटल में, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स एस्ट्रिक, एम्परसेंड, इनके उसने कुछ डिनोशन बता दिए हैं। जैसे आप लोगों के सबके रोल नंबर डिफाइंड है, अगर मैं बोलूंगा रोल नंबर 28 खड़े हो जाओ, तो एक जना जिसका रोल नंबर होगा वो खड़ा हो जाएगा। नाम याद रखने की जरूरत है? पॉसिबल है सबके नाम याद रखना? इसीलिए रोल नंबर जैसे आपके एसोसिएशन दिए हैं, वैसे ही कंप्यूटर ने कैरेक्टर्स की आस्की वैल्यू नाम से वो डिनोशन दे दिए हैं, जिसको हम वैल्यूज में बोलते हैं। 26 लेटर्स होते हैं, तो सबके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, मुझे पूरे कंठस्थ याद नहीं है, लेकिन हर ए कैरेक्टर का अगर आप इंटीजर प्रिंट करोगे तो वो आस्की वैल्यू प्रिंट करेगा, प्रिंट होगा, लेकिन वो ए नहीं प्रिंट करेगा, वो आस्की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसको आस्की वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है आस्की वैल्यू? अब अगर मैं आस्की वैल्यू आगे बोलता हूं तो समझ जाएंगे? ठीक है।
द वेरिएबल ये हो गया, द यूजर इनपुटिंग मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल स्कैनफ मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ वाइट स्पेस। जैसे हमने बोला प्लीज एंटर 3 यूजर्स एज, ए बी सी 3 यूजर है, उनकी एज डालो, तो आप क्या करोगे, 3 लोगों की डालोगे तो व्हाइट स्पेस आएगा। आपने स्कैनफ में भी %d ले रखा है और तीनों वेरिएबल्स डाल रखे हैं, तो वो 3 इनपुट लेगा। लेकिन अगर आपने डाल दिया 1 8 2 3 5 6 तो वो तो एक 6 डिजिट का नंबर हो गया। यहाँ पे आपको 2 डिजिट एज डालनी है, तो स्पेस से डिवाइड करना जरूरी है, व्हाइट स्पेस होना जरूरी है जब आप एंटर करते हो तब। ये क्लियर है? ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसमें लिखने का कुछ नहीं। ये एक क्वेश्चन था जो मैंने लिख रखा था कि आप लोगों को बताऊंगा कैसे करते हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है, मैं छोटा सा प्रोग्राम सॉल्व करके बताता हूँ प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। ये एक प्रोग्राम है, हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हमको निकालना है इसका एरिया। अब एरिया क्या है हीरोन्स फॉर्मूला, ये क्लियर है? यहाँ पे एस जो है वो ये होगा, तो सबसे पहले आपको या तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जहां पे वैल्यूज ले लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट a इज इक्वल्स 10, इंट b इज इक्वल्स 20, इंट c इज इक्वल्स 30। हो सकता है ये ट्रायंगल ना बने, बट फिर भी एग्जांपल के लिए मैंने बताया। ऐसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर करे। जब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेमी पैरामीटर। जब सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल और बनाओगे, इंट sp फॉर एग्जांपल। यहां पे आप अपना फॉर्मूला लगाओगे। सी में इस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीज समझ में आएगी कि ये क्या है, ये होता है क्या सी में, ये क्यों लिखा है, इसके नीचे डैश लगा के क्यों नहीं लिखा, वो सारी चीज जिसको नहीं मालूम है मैं ऑपरेटर्स में बताऊंगा। अभी सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको ऐसा मत लेना कि यहाँ पे प्रोग्राम क्यों नहीं कंपाइल हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास सेमी पैरामीटर आ गया। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला से एरिया निकालना है, तो मैं करूंगा इंट ए आर कर लेते हैं क्योंकि ए वेरिएबल ऑलरेडी है, एरर देगा। तो यहां पे हम करेंगे sqrt, एक मेथड होती है जो math.h में एक मेथड होती है, स्क्वायर रूट निकाल के देता है वो। तो यहाँ पे जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो stdio.h इंक्लूड करा था, वैसे ही math.h इंक्लूड करेंगे। math.h अगर इंक्लूड कर लिया तो वहां पे आपके पास sqrt, ये sqrt एक मेथड होती है, वो मेथड वो फंक्शन आपको स्क्वायर रूट निकाल के देती है उसके अंदर जो है उसका। तो मैंने ये स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे sp है हमारे पास, ये वाला वेरिएबल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे sp माइनस a मल्टीप्लाई बाय sp और फिर मल्टीप्लाई बाय, अब ये आ गया हमारा आंसर, इसको प्रिंट कर देंगे। सी में यही होता है, बेसिक प्रोग्राम देखा था ना, हैश इंक्लूड stdio.h, वॉइड मेन या इंट मेन, और फिर बाद में ये पूरा आएगा और फिर लास्ट में रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। रॉकेट साइंस नहीं है। अपने आप को ये मत समझना कि यार मैंने आज तक प्रोग्राम रन नहीं किया है तो मैं तो बर्बाद हो गया, मैं कैसे करूंगा, क्या, कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। ऊपर देखा था प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अंदर सब वॉइड मेन के अंदर का सब हटा के ये डाल दो, आपका प्रोग्राम सॉल्व हो गया। लग रहा है इजी? है इजी, इसलिए लगना चाहिए वो इजी, ठीक है? ये नोट डाउन कर लो अगर करना है, ठीक है? जितने लोगों ने लिख लिया है अच्छा है, नहीं लिखा है तो आसपास से देख लेना बाद में, बट ये बहुत इजी है। अगर नहीं लिखा है तो और अच्छी बात है, खुद से ट्राई करो करने का, ठीक है? अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे अब आते हैं ऑपरेटर्स पे, जिसकी बात मैं बोल रहा था। ऑपरेटर्स मतलब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कुछ ऑपरेशंस करने के लिए ऑपरेटर की जरूरत होती है, ठीक है? ऑपरेटर पढ़ाने के लिए मैं इसको 15 मिनट में खत्म कर सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं थोड़ा सा खींच के पढ़ाता हूं जिससे आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डेटा स्ट्रक्चर पे जब जाओ तो वो आपके दिमाग में नहीं आया यार क्या बताया था, नहीं,
उतना नहीं होना चाहिए डिटेल में, अब कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा के बताऊंगा क्या होता है कैसे होता है। ऑपरेटर्स में इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं पूरे। अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए, रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनशिप चेक करने के लिए, इक्वालिटी ऑपरेटर इक्वालिटी चेक करने के लिए इसके बराबर है या नहीं है, लॉजिकल ऑपरेटर ये देखने के लिए कि ये लॉजिकली इसके साथ सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। फिर आएगा यूनरी ऑपरेटर जिसमें एक ही ऑपरेटर से काम हो जाएगा, एक ही ऑपरेंड से काम हो जाएगा, वहां पे यूनरी। कंडीशनल ऑपरेटर जहां पे कंडीशन चेक करते हैं, जिससे कंडीशन चेक करते हैं। फिर बिटवाइज ऑपरेटर जो बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए देता है हमको एक वेरिएबल के अंदर। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर जो असाइनमेंट करता है, यहां पे रिलेशनशिप था, इक्वालिटी था, इक्वालिटी चेक करता है, रिलेशनशिप चेक करता है, छोटा बड़ा इक्वल क्या है वो, इक्वालिटी में सिर्फ इक्वालिटी चेक करता है, असाइनमेंट में असाइनमेंट करता है कि इसका इसमें डाल दो, असाइनमेंट करना। फिर कॉमा ऑपरेटर, तो कॉमा ऑपरेटर होता है कि भैया एक ऑपरेशन नहीं, मुझे दो ऑपरेशन करने एक साथ में, कॉमा ऑपरेटर। फिर आता है साइज ऑफ ऑपरेटर, नाम से समझ में आ रहा है, साइज देखने के लिए ऑपरेटर जिससे साइज पता चलता है। अब यहां पे ये सारे ऑपरेटर्स दिए हैं जो बहुत बेसिक हैं। यहां पे जब मल्टीप्लाई बोलते हैं हम, तो यहां पे हम x यूज नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वहां पे एस्ट्रिक यूज करते हैं, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं या मल्टीप्लिकेशन आप जैसा बोलो, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे x यूज नहीं करना है मैथ्स में जैसा करते हो, C में मल्टीप्लिकेशन की जगह एस्ट्रिक यूज करना है। कैसे यूज करना है, ऐसे, यहां पे मैं ये चीज डिटेल में समझाता हूं कि यहाँ पे ये जो है सिर्फ एस्ट्रिक वो है ऑपरेटर, ठीक है, क्या है, ऑपरेटर। लेकिन ये ए और बी ये दो क्या है, ऑपरेंड्स, इनको बोलते हैं ऑपरेंड। क्लियर है, जिसने नहीं सुना ऑपरेंड बोलते हैं इसको ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। मतलब हर अर्थमेटिक ऑपरेटर को, एक ऑपरेटर को दो ऑपरेंड की जरूरत होती है तभी वो जाके आउटपुट निकाल के देता है। उसके लेफ्ट में उसके राइट में ऑपरेंड होना चाहिए। क्लियर है? yes, sir. ये हमने किया, ये सिंटेक्स है। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल्स A एस्ट्रिक B। मैथ्स में हम इक्वल्स इधर डालते हैं, C प्रोग्रामिंग में ऐसे चलता है। C प्रोग्रामिंग में हर स्टेटमेंट जो है यहां से एग्जीक्यूट होता है, यहां से इधर से एग्जीक्यूट होता है यूं, और जैसे ही ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी वो वैल्यू इधर चली जाएगी इक्वल्स के कारण। ये अपन पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, बस इस तरीके से होता है। इसका रिजल्ट अपन देख सकते हैं आगे, एग्जांपल अपन ने जो लिया था उस एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। अब डिवीजन के लिए हम लोग स्लैश यूज करते हैं। स्लैश आपके कीबोर्ड पे दो होते हैं, याद रखना, एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड। मैं ऐसे खड़ा हूं तो आपको उल्टा दिखेगा, आपके लिए ऐसा बैकवर्ड होगा और ऐसा फॉरवर्ड होगा, तो ये ध्यान रखना फॉरवर्ड होना चाहिए। फॉरवर्ड मतलब ऊपर से आगे की तरफ, है ना, आगे इधर जाते हैं अपन तो ऊपर से इधर की तरफ, तब वो फॉरवर्ड होता है, और यहाँ पे फॉरवर्ड यूज होता है। किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि बैकवर्ड या फॉरवर्ड क्या होगा और फिर प्रोग्राम में एरर आएगा, तो ध्यान रखना फॉरवर्ड होगा हमेशा। डिवीजन के लिए हम ये यूज करते हैं, इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं। फिर एडिशन सबसे सिंपल है, प्लस साइन, यहाँ पे इस तरीके से हम इसका सिंटेक्स होता है, और स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, माइनस साइन, a माइनस बी, सी इज इक्वल a माइनस बी, और ये क्या है, यस, ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर। जिसको नहीं मालूम है मैं बता देता हूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमको डिवाइड करना है किसी चीज को, और डिवाइड करने के बाद कितनी रिमाइंडर बच रहा है उसका हमको बहुत जरूरत पड़ती है, तो फिर हम डिवाइड करें उसको और फिर उसका रिमाइंडर निकालें। इसकी बजाय सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने एक ऑपरेटर डाल दिया जो है मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसका काम ये है, इसके दो ऑपरेंड्स हैं, अगर मैंने यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 डाल दिया है, तो यहाँ पे अगर मैंने उसको डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 डाल दिया मैंने, 10, और यहाँ पे 3 डाल दिया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो इस सेंटेंस का यहाँ पे, अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 3 है, तो C की वैल्यू होगी 1। क्यों? क्योंकि अगर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 माइनस हो गया, बचा 1 रिमाइंडर, तो C की वैल्यू हो गई 1। क्लियर है इतना? yes, किसी को कोई डाउट? no, लिखना ही है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ये आपको नोट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे आगे जाके। अब रिलेशनल ऑपरेटर, जैसा मैंने बताया था अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशन चेक करते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन इक्वल है क्या है, वो सारी चीजें। ये है लेस देन, यहां पे 3 लेस देन 5, मतलब ये रिटर्न करेगा। जो ऑपरेटर होता है ये वाला स्टेटमेंट, मैं आपको यहां पे बताता हूं, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स या फिर 1 या 0। ये स्टेटमेंट रिटर्न करता है वैल्यू ट्रू फॉल्स, सही गलत, ये बताता है कुल मिला के। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या कंप्यूटर के लिए सही मतलब 1 या ट्रू होता है, हमेशा 1 या ट्रू दोनों चेंजेबली यूज होते हैं, और गलत 0 और फॉल्स इसके लिए। तो ये जो ऑपरेटर होता है ये रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स, यस 1 और 0। यहां पे आप चेक कर सकते हो कि ये बराबर है या नहीं है। अब ये चीज में क्या मिलेगा आपको आउटपुट, ट्रू, क्योंकि 3 5 से छोटा है तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा। उसी के बराबर यहाँ पे ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, इसका आउटपुट हमारे पास 0 या फॉल्स आएगा। क्लियर है इतना? ये 3 और 5 के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो छोटा बड़ा हमको बता देगा, इसलिए इसको रिलेशनल ऑपरेटर्स बोले। वैसे ही एक केस ये भी आ सकता है कि आपका वेरिएबल से आप चेक कर रहे हो, जैसे अपन ने ए बी और सी बनाया था, वहां पे अगर चेक करना है कि एरिया ए से छोटा है या बी से छोटा है या सी से छोटा है, तो वहां पे ये भी हो सकता है ये इक्वल हो। तो हमको छोटा या इक्वल और बड़ा या इक्वल चेक करना हो, तो उसके लिए ये दो ऑपरेटर है, बड़ा या इक्वल है और छोटा या इक्वल है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अगर यहाँ पे मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो ये सिर्फ हमको 0 देगा, ना ही ग्रेटर देन है ना ही इक्वल है। मतलब यहाँ पे दो रिलेशन चेक हो रहे हैं, या तो बड़ा हो या इक्वल हो, तो मुझे ट्रू दो। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू दो चीजें कवर होंगी, दो चीजों का आउटपुट मिलेगा ट्रू या फॉल्स में। क्लियर है? लिखने की जरूरत है? आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये है इक्वालिटी ऑपरेटर्स, जो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं इक्वल है या नहीं है। उसके सिर्फ दो ही केस होंगे, या तो है या तो नहीं है। इक्वल्स टू के लिए हमको डबल इक्वल्स यूज करने होते हैं। इक्वल्स टू डाल दिया तो वो तो असाइनमेंट हो जाएगा, इधर की वैल्यू उधर चली जाएगी, लेकिन चेक करना है तो हमको डबल इक्वल्स डालना है। इसको बोलते हैं या तो ये रिटर्न करेगा 1 या ट्रू अगर बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल, अदरवाइज 0 और फॉल्स। ठीक है, यहां पे अगर मैंने इंट x इज इक्वल्स 3 कर दिया और x की वैल्यू मैंने चेक करी 3 इक्वल्स इक्वल्स 3 लिखा है, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। वैसे ही यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है मैंने, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे नॉट बोलते हैं इसको, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल्स टू। ये रिटर्न करेगा 0 या फॉल्स अगर बोथ ऑपरेंड्स इक्वल हैं तो, और अगर नहीं है तो वो 1 और ट्रू रिटर्न करेगा। वैसे ही इसको हमने चेक किया तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। नॉट इक्वल्स तो नहीं, वो इक्वल्स है, इसलिए वो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में कुछ टाइप्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो यही सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है, यहाँ पे दो कंडीशन चाहिए होती है या ट्रू फॉल्स चाहिए होते हैं। समझ में आया? तो जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि दो ऑपरेंड चाहिए, यहाँ पे भी ऑपरेंड चाहिए, लेकिन वो ऑपरेंड खुद एक कंडीशन या फिर ट्रू फॉल्स होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कंडीशन या ट्रू फॉल्स होना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ कंडीशन या ट्रू फॉल्स होना चाहिए, तो वो चेक करके बताएगा। आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े ही होंगे, तो आपको मालूम होगा एंड की टेबल क्या होती है। ये एंड की टेबल ही तो है। 0 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 1 0 0 होता है, 1 1 1 होता है। ये तब ही 1 या ट्रू रिटर्न करेगा तब जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो अदरवाइज हमेशा फॉल्स। एक भी गलत है या एक भी फॉल्स है, फॉल्स, बिना देखे फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी फॉल्स हो रही है, दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक भी फॉल्स है मतलब फॉल्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये था एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर।
अब आप लोगों को किसी किसी को जो नए हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका यूज क्या है। तो इसका यूज ये है कि अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को कि राम और श्याम दोनों अगर वोट दे सकते हैं तो उनको राजवाड़ा ले आओ वोट देने के लिए, मान लो ऐसा प्रोग्राम लिखना है अपने को, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस दे रहा हूं मैं, तो आप क्या करोगे, उसमें बोलोगे भैया एज एंटर करो राम और श्याम की, आपने डाला 18 और 15, तो क्या उसमें ट्रू रिटर्न होना चाहिए? नहीं, क्योंकि 15 18 से कम है। उस केस में अपन यहां पे चेक करेंगे x इज लेस देन 18 एंड y इज, समझ में आया यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं? दो कंडीशन को चेक करना है यहाँ पे, राम की एज श्याम की एज दोनों की एज चेक करना है, तब हमको ये ऑपरेटर यूज आएगा। और इसको कहां यूज करेंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट्स में। वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ ऑपरेटर देख रहे हैं अपन। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट लॉजिकल और, ये और टेबल भी देखी होगी आपने। जैसा अभी मैंने देखा, आपको एग्जांपल बताया था कि राम और श्याम दोनों की एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, तो वहां पे एंड ऑपरेटर यूज होगा। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया किसी भी एक की एज अगर 18 से ऊपर है तो दोनों को ले आओ, वहां पे और ऑपरेटर आएगा, वहां पे और ऑपरेटर आएगा। या तो राम की एज 18 से ऊपर हो, या फिर जैसा हम एंड में देखते थे कि वहां पे कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो छोड़ दो, फॉल्स, काम नहीं आगे बढ़ना है। लेकिन वहां पे अगर कहीं पे भी एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो क्या होगा? पूरा आंसर ट्रू हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन यहां पे देखने की जरूरत नहीं है, एक भी ट्रू हो गया तो। क्लियर है यहाँ पे सबको? ये लिखने की जरूरत है? ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। कहीं पे भी जैसे कोई भी कंडीशन है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो आपको उल्टा चेक करना पड़ सकता है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया, राम और श्याम की में से किसी की भी एक की एज अगर 18 से ऊपर हो तो, अब मुझे देखना है 18 से ऊपर नहीं हो तो मैं क्या करूंगा, वहां पे जो उसका पूरा सम मिल रहा है उसको नॉट कर दूंगा, पूरा जो हमारा आउटपुट है उसको नॉट कर दूंगा। तो अगर ट्रू मिल रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स मिल रहा है तो ट्रू हो जाएगा। तो ये समझ में आया? अगर 0 है तो वो 1 रिटर्न करेगा, 1 है तो 0 रिटर्न करेगा। क्लियर है? ये था लॉजिकल नॉट। अब आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स पे। इसका नाम यूनरी क्यों है, समझ में आया? क्योंकि सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करता है, इसको दो ऑपरेंड की जरूरत नहीं है। वो थे बाइनरी ऑपरेटर्स, ये है यूनरी ऑपरेटर्स। हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर भी होता है जिसमें 3 ऑपरेंड की जरूरत होती है, लेकिन ये है हमारा यूनरी ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम ये करते हैं या तो एक से वैल्यू बढ़ा देना या एक से वैल्यू कम कर देना। अब वो माइनस में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन घटाना है और बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच आता है, ये जो आप पढ़ोगे, ये जब आप प्रोग्राम लिखना चालू करोगे या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे, प्रोग्राम लिखना चालू करोगे, तो वहां पे एक कैच आता है कि पहले डालेंगे, अगर ये दो जो कंडीशंस लिखी है इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट और इसको बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट। अब आप बोलोगे सर काम तो वही हो रहा है, घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, अब इधर डाल दो या उधर डाल दो। नहीं, यहाँ पे अलग अलग यूज होते हैं। अगर मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब यह है कि पहले x वेरिएबल यूज होगा उस स्टेटमेंट में, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब कि सब कुछ छोड़ के पहले इसको इंक्रीमेंट करो और फिर इसको उसी सेंटेंस में इंक्रीमेंट वाली वैल्यू यूज करो। तो यहाँ पे डिफरेंस है। अगर मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया a प्लस बी प्लस 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 सी, तो वहां पे a b c का सम हो जाएगा और फिर बाद में b को प्रिंट करोगे तो b की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंटेड दिखेगी। लेकिन अगर मैंने वहां पे b प्लस प्लस की जगह पे प्लस प्लस b कर दिया तो वो क्या करेगा, a प्लस b प्लस 1 पहले करेगा और फिर बाद में c को ऐड करेगा। तो अगर b की वैल्यू 20 थी तो वो आप 21 यूज होगी स्टेटमेंट में और बाद में भी 21 देगा। समझ में आया डिफरेंस? ये इसका डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिया है x इज इक्वल्स 2, अगर मैं इसके ऊपर काम करता हूं तो मेरा यहाँ पे इसके बाद में रिजल्ट मेरा 2 आएगा उसी स्टेटमेंट में, लेकिन वो स्टेटमेंट खत्म हो गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाऊंगा तब जाके इसकी वैल्यू मुझे 3 मिलेगी। लेकिन अगर मैंने प्लस प्लस x यूज किया है तो वो हाथों हाथ उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, कोई आगे पीछे नहीं, हाथों हाथ हो जाएगी। अब अगर मैंने माइनस माइनस यूज किया है तो वहां पे तो वो 2 ही देगा, नेक्स्ट लाइन में वो डिक्रीमेंट करेगा। लेकिन माइनस माइनस x यूज किया है तो वो वहीं की वहीं डिक्रीमेंट कर देगा और वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? ये नोट डाउन करना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर। जैसा मैंने बताया अभी तक बाइनरी ऑपरेटर देखे थे, यूनरी ऑपरेटर देख लिया, अब टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का काम क्या है? तो टर्नरी ऑपरेटर का काम यह है कि इफ एल्स जो आपने पढ़े होंगे लगभग वही काम करता है, जिसने नहीं पढ़ा है उनको मैं आसान भाषा में बताता हूं कि कुछ कंडीशन देते हैं कि 18 राम की एज 18 से ऊपर है या नहीं, लेकिन है या नहीं उसके बाद दो चीजें हो सकती है, या तो है या नहीं। अगर होगी तो क्या, और अगर नहीं है तो क्या। अगर है तो उसको राजवाड़ा ले आओ, अगर नहीं है तो कुछ भी मत करो, हेलो बोल दो बस, ऐसा। लेकिन दो काम करने हैं, तो ये वाला टर्नरी ऑपरेटर जो है ये चीज डिफाइन करता है कि आप उस तरीके से कर सकते हो हैंडल। इसका सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले कंडीशन, जो कंडीशन चेक करनी है, राम की एज लेस देन 18, ये हमारी कंडीशन है कि अगर 18 से कम है तो कुछ काम करना है और कम नहीं है तो कुछ और काम करना है। अगर यहाँ पे अपन ने कंडीशन डाल दी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये वाली कंडीशन, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, उस केस में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो दो केसेस हैं, सही पे ये, गलत पे ये। समझ में आया? yes, इस तरीके से काम करता है। अगर मेरे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं कि लार्ज में क्या आएगा। लार्ज में क्या आएगा वो कंडीशन चेक कर रहा है पहले, ये सबसे पहले कंडीशन है। x ग्रेटर देन y क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्या एग्जीक्यूट होगा? y। तो ये वैल्यू जो है ये उठ के लार्ज में चली जाएगी, क्योंकि ये जो पूरा हमारा कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर है ये रिटर्न कर रहा है y की वैल्यू। ये x की वैल्यू तब रिटर्न करेगा जब मैंने यहाँ पे इसको काट के 5 कर दिया और इसको काट के 3 कर दिया, तब ये x की वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्लियर हो रहा है? yes, लिखना है? ठीक है। ये था हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। अब हम आगे बढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के लिए। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं और क्यों होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर कंप्यूटर में बाइनरी लेवल पे जब आप प्रोग्राम्स लिखना चालू करते हो तब वहां पे एक बिट को हमको शिफ्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे साइंड और अनसाइंड वैल्यूज आ जाती हैं। आपने देखा होगा ना साइंड और अनसाइंड वैल्यूज। अगर अनसाइंड वैल्यूज आ जाती है तो हम आगे जाके 1 लगा देते हैं या फिर वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन करते हैं। वही ऑपरेशन प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर से। बिटवाइज एंड का मतलब होता है एम्परसेंड। अगर मैंने यहाँ पे a लगा दिया, a लगा दिया तो क्या होगा? a की वैल्यू 10 है, अगर a को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो 1010 आएगा, और अगर 20 को कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा 10100। अब इन दोनों का आप एम्परसेंड ऑपरेशन करोगे तो क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये 0 0 का 0, फिर 0 और 1 का, फिर 1 का और 0 का, फिर 0 और 1 का, और ये बाद में जो बचा 0 ही आएगा उसका, क्योंकि यहाँ पे तो हम 0 कितने भी लगा सकते हैं, तो वो 0 ही कंसीडर होगा। तो इसका आंसर क्या आया? 0। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर 0 लिखा है। समझ में आया? ये है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। समझ में आया? दो वेरिएबल्स को एंड ऑपरेट से हमको उसको सम करना है, ऐड करना है, तो वो एंड ऑपरेटर से इस तरीके से होता है। सेम चीज और ऑपरेटर में होती है। ये लिखने की जरूरत है? आगे बढ़ते हैं। बिटवाइज और, बिटवाइज और में सेम चीज होती है, एंड की जगह और ऑपरेशन लगेगा। अब जैसे हमने देखा था 10 और 20 का एग्जांपल, तो 10 यही है, 20 ये है। अब ये 0 तो 0 आ गया, फिर 0 और 1 1, फिर 1 और 0, फिर 0 और 1, और फिर बाद में हमारा 1। क्लियर है? इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 30। मालूम है बाइनरी ऑपरेशन करना? डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है? ये 30 बन जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर कुछ भी नहीं करता है, जो नॉट का काम होता है वही करता है। 0 को 1 करना, 1 को 0 करना। तो अगर मैंने यहाँ पे 20 लिया है और 10 लिया है, और यहाँ पे सिर्फ 10 की वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, ये नॉट ऑपरेटर को इस ऑपरेटर से यूज करते हैं। ये आपके कीबोर्ड में की होती है,
लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे, जिसको टिल्ट भी बोलते हैं और इसको नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर आपने किसी सेंटेंस के आगे ये लगा दिया मतलब उसका पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, बिटवाइज से नॉट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो भी है 0 और 1 इसको बस उल्टा कर देना है, 1 0 1 0 1 ये बन जाएगा, और उसका अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो बन जाएगा 21। क्लियर है? ये थे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। इसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर में दो होते हैं, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट क्या करता है, जो भी हमारी वैल्यू है उसके सारे बिट शिफ्ट कर देता है राइट में या लेफ्ट में। अभी मैंने लिया है यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, ये हमारी जो वैल्यू है इसको इधर शिफ्ट करेगा, इसको इधर शिफ्ट करेगा, इसको इधर और इसको इधर। तो ये देखो ये वैल्यू बन जाएगी 1 0 1 0 1 सॉरी 0। तो ये वैल्यू बन गई, इसको कन्वर्ट करोगे तो 20 आ जाएगा। सिंपल है? लेकिन जब इसके प्रोग्राम लिखते हैं तब बहुत टफ लगता है। क्यों? क्योंकि उतना पेपर पे जाके करना पड़ता है, हमको बाइनरी नहीं आता है, कन्वर्जन करना पड़ता है। तो उसका जब प्रोग्राम्स में हम लोग यूज करते हैं तब थोड़ा सा हमको पेपर ट्रैकिंग करनी पड़ती है, पेपर पे हमको सॉल्व करना पड़ता है। इसी का अपन राइट शिफ्ट देखते हैं। राइट शिफ्ट तो वहां पे भी सिंपल है, ये चीज यहां आ जाएगी, ये चीज यहां, ये चीज यहां, तो ये बन जाएगा हमारा क्लियर है? yes, इसी को कन्वर्ट करोगे तो वो बन जाएगा 5। क्लियर है? yes, असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे सिंपल ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करना उस ऑपरेटर को। ये भी एक ऑपरेटर है जिसमें दो ऑपरेंड्स चाहिए, दो ऑपरेंड्स चाहिए, एक इधर जो उस वैल्यू को हैंडल करेगा या स्टोर करेगा, और इधर जो यील्ड करेगा या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज हुआ है। ये एक वैल्यू है और ये एक वेरिएबल है जिसमें स्टोर हो रहा है। तो ये वैल्यू उठा के जो भी इस साइड होगा वो उठा के इधर डाल देगा। लेकिन इसको इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। अगर मुझे 3 बार एक वेरिएबल को तीन वेरिएबल को एक ही वैल्यू से असाइन करना है तो मैं ये सेंटेंस इस तरीके से लिख सकता हूं, सारी वैल्यूज 10 से इनिशियलाइज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? yes, बहुत सिंपल है, सड़ा सा है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं कॉमा ऑपरेटर पे। कॉमा ऑपरेटर हो सकता है किन्हीं लोगों ने नहीं समझा हो, नहीं देखा हो, लेकिन यहाँ पे दो ऑपरेटर लगते हैं कॉमा ऑपरेटर में। कॉमा, तो हमारा जो कॉमा ऑपरेटर है वो कॉमा ही है एक्चुअल में, यही है कॉमा ऑपरेटर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट होगा, कंडीशन नहीं, स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 20 और 10 की वैल्यूज है, b प्लस ए इक्वल्स a है। अच्छा ये वाला जो होता है इसको अपन b इज इक्वल्स b प्लस a जैसा डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है, शॉर्ट फॉर्म में सी के अंदर इस तरीके से लिखते हैं, प्लस इक्वल्स बोलते हैं इसको, कि बी के अंदर बी के जो ये वैल्यू है वही वैल्यू ऐड कर दो। तो हम इतना लंबा लिखने की बजाय ये लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये 11 हो गई, और यहाँ पे 10 की जगह 11 प्लस 20 होगा, इसलिए 31। समझ में आया ये चीज? yes, सबको क्लियर है? yes, हुआ क्या है यहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, yes, यहां से एग्जीक्यूट हुआ तो ये इंक्रीमेंट हो गया, तो ये वैल्यू 10 की जगह हो गई 11, और जब ये 11 हो गई तो यहाँ पे b प्लस a करना था, तो यहाँ पे b की वैल्यू 20 है और इसकी वैल्यू 11 है, इसको सम करेंगे तो ये 31 आ जाएगा। क्लियर है? yes, ये होता है कॉमा ऑपरेटर। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट्स की जरूरत है, ना ही कंडीशन ना ही वैल्यू, यहाँ पे स्टेटमेंट्स की जरूरत है जो एग्जीक्यूट होते हैं साथ में। समझ में आया? नेक्स्ट, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर जैसा नाम उसका है वही काम है उसका, कि जो भी आपने वैल्यू या जो भी आपने वेरिएबल या जो भी ऑब्जेक्ट जो भी चीज दी है उसका साइज बता के देगा कि इसने कितना साइज होल्ड करके रखा है। इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, कैरेक्टर हुआ, एरे हुआ, जो भी चीज है आप पास करोगे उसका साइज बता के देगा कि इसकी मेमोरी में कितने बाइट्स में साइज है, बाइट्स में निकाल के देगा वो। क्लियर है ये चीज? इसको फंक्शन जैसा यूज करते हैं। इट्स अ यूनरी ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर है, फंक्शन मत समझना इसको कि ये यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखे हैं तो ये फंक्शन है, इसको एज अ ऑपरेटर यूज किया जाता है। इट्स अ यूनरी ऑपरेटर यूज्ड टू कैलकुलेट द साइज ऑफ डेटा टाइप इन द बाइट्स। समझ में आया?
int a is equals 10 किया, अगर a को मैंने साइज ऑफ किया तो वो 2 दे रहा है, मतलब 2 बाइट की वैल्यू स्टोर कर रहा है वो। क्लियर है? यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स खत्म होते हैं और हम आगे जाएंगे डिसीजन कंट्रोल एंड लूप्स पे। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? जैसे मैंने बताया बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो कुछ ऑपरेशंस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वहां पे यूज आता है जहां पे हमको बिटवाइज ऑपरेशंस करने होते हैं, सॉल्यूशन निकालना होता है। वो एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा तो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। एम्बेडेड सी में काफी यूज होता है। एम्बेडेड सी में जब हमको एलईडीज लगा के सीरीज में लगा के और हमको एक बार आगे मूव करना है तो उसमें एक जीरो ले लेते हैं, 0 1 वैल्यू ले ली, अब उसको बस मूव करते जाएंगे हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर से इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो वो हमारी एलईडी यूं जाएगी और यूं बंद होगी, यूं चालू होगी, एक एक करके चालू होगी। वहां पे एम्बेडेड सी में काफी काम आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स का। किसी का क्वेश्चन था? और इसके अलावा कॉमा ऑपरेटर जो है वो दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है जब हमको ऑपरेशन भी करना है और असाइनमेंट भी करना है। ऑपरेशन करके दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करके असाइन करना है, ठीक है। अब डिसीजन कंट्रोल और लूप्स, जब हम अभी तक जो था, अभी हम सी का बहुत बेसिक पढ़ रहे थे, एकदम ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल पे समझ रहे थे। अब हम थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होंगे, ये वाले टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, डिसीजन कंट्रोल और लूप्स। जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हर प्रोग्राम का एक गोल होता है, एक उसका मकसद होता है कि ये मकसद सॉल्व करना है, इसलिए प्रोग्राम लिख रहे हैं। उस प्रोग्राम का मकसद सॉल्व करने के लिए हमको किसी किसी चीज की जरूरत होती है। जैसे मैंने बताया कि एक रियल एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप लोग यहाँ पे टेस्ट देते हो, टेस्ट देने के बाद में हमको कैलकुलेट करना है कि सारे बच्चों का कैसे रिजल्ट कैलकुलेट होगा, किसकी क्या रैंक है। तो वहां पे डिसीजन कैसे होगा, आपके मार्क्स कितने हैं, कट ऑफ कितना है, वो चीज निकालने के लिए इफ एल्स यूज होगा। एक स्टूडेंट का डेटा ले लिया, उसका देखा इसके मार्क्स कितने हैं, इसके मार्क्स कितने हैं। अगर इसके मार्क्स 50 से कम है तो इसका ये डिवीजन, इसका ये मार्क्स है तो इसका ये डिवीजन, ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ एल्स से। लेकिन वो एक स्टूडेंट का हुआ, बाकी सबके लिए मुझे, अगर यहाँ पे 300 बच्चे बैठे हैं तो मुझे 300 बच्चों के लिए 300 बार प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। 1000 बच्चे हैं तो 1000 बार प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, लूप में डाल दूंगा उसको। एक लूप में उसी प्रोग्राम को 1000 बार रन कर दूंगा, लेकिन अलग अलग 1000 डेटा के साथ। समझ में आया? तो वो लूप में चलता जाएगा, मुझे बस वेट करना है कि प्रोग्राम कब एंड हो गया। वो डेटा ले लेगा, जहां पे स्टूडेंट का डेटा स्टोर्ड है वो कैलकुलेट करेगा, रैंक निकाल के दे देगा और हमारा काम हो गया। प्रोग्राम ने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जिसको एक इंसान को 2 दिन लग जाते हैं, वो प्रोग्राम ने हमारा 2 मिनट में कर दिया। हाँ, उसको प्रोग्राम को लिखने में जो टाइम लगा वो लगेगा, लेकिन अगली बार हर बार 2 मिनट लगेंगे मुझे। मेरे 2 दिन, हर बार के 2 दिन बचा लिए मैंने। समझ में आया क्या यूज है डिसीजन कंट्रोल और लूप्स का? इस तरीके से यूज होता है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अपन आगे जाके देखते हैं इनको डिटेल में। सो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ, एल्स और स्विच, ये 3 चीजें होती हैं, इफ एल्स और स्विच। इनको अलग अलग वेरिएशन से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हमको चाहिए तो सिर्फ इफ स्टेटमेंट से काम हो जाएगा, अगर हमको चाहिए तो इफ और एल्स की जरूरत लग सकती है। अच्छा, इफ के अंदर भी इफ आ सकता है, इफ स्टेटमेंट लिखा उसके बाद एक और इफ। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। इफ स्टेटमेंट का ये हमारा सिंटेक्स होता है, यहां पे लिखना पड़ता है इफ। इंग्लिश में इफ क्यों यूज करते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद क्या करेंगे, अगर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये वाला काम करना है पूरा, नहीं होती है तो बाहर आ जाना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा पूरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो हमारा है ये डिसीजन के बेसिस पे चलेगा। एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना है ये एक्सप्रेशन बताएगी, यहाँ पे कंडीशन बताएगी। अगर कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और ट्रू रिटर्न करता है हमारे कंडीशन के हिसाब से, तो ये स्टेटमेंट 1 रन होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो स्टेटमेंट ए, देखो आगे एक स्टेटमेंट है, वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बिना इसके। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई करता है तो पहले 1 रन होगा, फिर ए रन होगा। इतना क्लियर है? वापस बताता हूं कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो है हमारे 2 तरीके से चल सकते हैं, या तो 1 फिर ए, सबसे पहले ये रन होगा फिर ये रन होगा, तब जब मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो सीधे ए रन होगा। इतना क्लियर है? अब इसके अंदर आप प्रिंटफ लिख लो, स्कैनफ लिख लो, अपना दूसरा लॉजिक लिख लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन ये सिर्फ सिंटैक्स है इफ का।
अब इसके अंदर भी आप इफ डाल सकते हो, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन अपने अपने वेरिएशंस बना सकते हो डिपेंडिंग कि आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये था सिंपल सा इफ। इसके बाद में आता है इफ एल्स। तो एल्स का हिंदी अनुवाद क्या होगा? इफ का मतलब था अगर, नहीं तो। नहीं तो ये सबसे ज्यादा सही मेरे हिसाब से है कि अगर ये सही हुआ तो ये चला दो, नहीं तो ये चला दो, राइट? जैसे किसी के पास टास्क हुआ कि उस शॉप पे ये चीज अवेलेबल हुई, ए चीज अवेलेबल है तो ए चीज लिया ना, नहीं तो ये चीज लिया ना, बी चीज लिया ना। तो ये वही चीज है कि अगर और नहीं तो। तो इंग्लिश में इफ और एल्स बोलते हैं, यहाँ पे वही चीज सेम चल रहा है इफ, लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो एल्स चलेगा। एल्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डाली हुई है, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ये अगर फेल हुई तो ये तो चलेगी ही चलेगी। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कंडीशन नहीं चली तो नीचे भी एक कंडीशन एक और चेक करे। जैसे चेक करो कि इसकी एज कितनी है, राम की एज कितनी है। अगर उसकी एज 18 से ऊपर हुई तो उसको मैसेज दे दो कि आप वोट दे सकते हो। अगर उसकी एज 25 से ऊपर हो गई तो उसको बोलो कि अब आपका ग्रेजुएशन हो चुका होगा, आपका एजुकेशन हो चुका होगा। अगर उसकी एज 65 के ऊपर है तो उसको बोलो कि आपकी रिटायरमेंट एज है। अब कुछ भी आप ऐसा मैसेज दे सकते हो। जस्ट मैं एक एप्लीकेशन बता रहा हूं। तो वहां पे कितनी कंडीशन चेक करी? 3। पहले 18 साल की, 30 साल की, फिर 65 साल की, लेकिन एक और हो सकती है 65 से भी ऊपर, है ना? तो वहां पे भी कुछ मैसेज देना हो सकता है। तो ये जो सीरीज है इफ एल्स, ये और कंटिन्यू हो सकती है जैसा मैंने नेक्स्ट में बताया, इफ एल्स इफ। तो यहाँ पे इफ पहले कंडीशन चेक कर ली, फिर एल्स इफ ये वाली कंडीशन चेक कर ली, और फिर इसके बाद में ये वाली कंडीशन लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। अगर ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं हुई तो। कनेक्ट कर पा रहे हैं सब जने? नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट होता है। ये अभी सिर्फ सिंटेक्स देख रहे हैं। एक क्वेश्चन अपन लिखेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम लिख के देखेंगे। अभी आप लोग उसको नोट डाउन करना, तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एक्चुअल में प्रोग्राम के अंदर कैसे फिट करते हैं इसको। ठीक है? सिंटेक्स इसका क्या होता है? स्विच केस के लिए स्विच क्या होता है? जैसे हमारा लाइट का स्विच होता है, पंखे का स्विच होता है, वहां पे हम उसको चालू या बंद कर देते हैं। समझ में आया? अब अगर उस स्विच में मेरी कोई लाइट कनेक्टेड है तो वो लाइट चालू हो जाएगी, लेकिन अगर वही स्विच पंखे का हुआ तो वो पंखा चालू करेगा। तो वहां पे एक फैक्टर है कि ये किस चीज के ऊपर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम कर रहा है वो। तो यहाँ पे एक वेरिएबल की जरूरत होती है हमको कि ये स्विच किस चीज के लिए काम कर रहा है। ये स्विच अभी हमारे वेरिएबल के लिए काम कर रहा है और वो वेरिएबल में कंडीशन चेक कर रहा है। समझ में आया? वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 हुई तो ये वाला केस चलेगा, नहीं तो ये वाला केस चलेगा, और ये दोनों या कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो डिफॉल्ट केस चलता है। ये कंडीशन जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि उसकी एज जो है 18 होगी, 18 से कम हुई तो एक मैसेज दे दो, 25 से कम हुई तो एक मैसेज दे दो, 65 से कम हुई तो एक मैसेज दे दो। वो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या है एज की। यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो 18, 25, 65 और फिर डिफॉल्ट, या और डालना है तो और भी बना सकते हो, ये अनलिमिटेड बना सकते हो। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इफ एल्स में वो इफ में जाके कंडीशन रन करता है, फिर से जाके एल्स इफ में जाके कंडीशन रन करता है, फिर इफ एल्स में जाके कंडीशन रन करता है। वो कंडीशन तो चेक कर रहा है, लेकिन स्विच केस में वो डायरेक्टली उस केस पे चला जाता है जहां पे वो सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट कर देता है। यहां पे एक गलती है जो मेरे जैसा 10 साल का एक्सपीरियंस डेवलपर भी करता है। वो गलती ये होती है कि ब्रेक स्टेटमेंट भूल जाना। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, जो प्रोग्राम लिखते होंगे, जिन्होंने लिखा है प्रोग्राम, उनको मालूम होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट भूल जाते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट होता है ये वाला, और फिर सर खुजाते हैं 1 घंटे तक कि यार प्रोग्राम रन क्यों नहीं हो रहा है। और फिर बाद में हम लोग जब उसको डीबग करने जाते हैं, कंसोल लगाते हैं और फिर लगा के देखते हैं और फिर मालूम पड़ता है यार ब्रेक नहीं लगाया, लानत है मेरे ऊपर। फील होता है तब ये चीज। छोटा सा ब्रेक, ये ब्रेक क्या करता है मैं इसको बताता हूं। ये ब्रेक ये करता है कि अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया और यहाँ पे केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये वाला केस सेटिस्फाई हुआ, तो ये वाले केस के बाद में जितने केसेस हैं सब चल जाएंगे। तो स्विच केस का मतलब ही क्या हुआ? कोई मतलब ही नहीं हुआ।
अगर आपको रोकना है कि भैया अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है और इसकी वैल्यू 2 से चेक कर रहे हैं तो ये वाला एग्जीक्यूट हो और फिर बाहर हो जाए, सीधे y पे चला जाए, तो आपको यहाँ पे ब्रेक लगाने की जरूरत है। लेकिन ऐसे केसेस होते हैं कि अगर कोई केस मिल गया उसके बाद सारे एग्जीक्यूट कर दो, वो भी केस होते हैं। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे वो चीज भी हमको एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, तो वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट हटाना पड़ता है हमको। समझ में आया? तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक कर देता है कि भैया अब बाहर हो जाओ। ये पूरे स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता है, नाम जैसा वैसा काम है उसका कि ब्रेक लगा दिया मतलब अब बाहर हो जाओ। तो यहाँ पे अगर वन वैल्यू वेरीफाई सेटिस्फाई हुई तो सबसे पहले वन एग्जीक्यूट होगा और फिर बाद में y। देखो यहाँ पे y स्टेटमेंट है जो स्विच केस के बाहर है, तो ये स्विच केस में जो भी होगा उसके बाद y तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो या तो 1y हो जाएगा या फिर 2y हो जाएगा या फिर x होगा। फिर अब ये जो डिफॉल्ट केस है, ये डिफॉल्ट केस में यहाँ पे ब्रेक लगा रखा है, तो डिफॉल्ट केस तब जाएगा जब 1 और 2 दोनों ही नहीं होंगे तब। तो यहाँ पे x और y ये हो सकती 3 पॉसिबिलिटीज, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है सिर्फ y। हो सकती है कि नहीं? चले ही नहीं वो, लेकिन फिर भी डिफॉल्ट तो चलेगा। तो ये वाला केस कभी नहीं होगा, y वाला केस कभी नहीं होगा, क्योंकि x तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि वो हमारा डिफॉल्ट केस है। डिफॉल्ट केस के बिना नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि सारे सेटिस्फाई नहीं होते, डिफॉल्ट तो चलेगा ही चलेगा। ये है स्विच केस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें हमको स्विच केस की जरूरत पड़े, और जहां पे आपको इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स ज्यादा लगाने पड़ जाए वहां पे स्विच केस उठा लो, क्योंकि इफ एल्स ज्यादा लिखोगे, देखा गया है कि बहुत बड़े मिलियंस ऑफ इफ एल्स लगा दो तब ये समझ में आता है कि स्विच केस ज्यादा एफिशिएंट है। समझ में आया? तो ये सारी चीज हमारा हो गया डिसीजन कंट्रोल, ये लिखने की जरूरत है। लूप, मैंने आपको बताया कि लूप क्या होते हैं। जब कोई प्रोग्राम हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं एक डेटा के लिए तो वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन वही ऑपरेशन हमको अगर मल्टीपल बार चलाना है जो एक इंसान के लिए बार बार रन करना मुश्किल है, वहां पे हम लूप का यूज करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लूप के अंदर भी लूप होता है, जैसे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे मल्टीपल बैचेस भी तो हैं, तो मैंने एक प्रोग्राम चलाया कि एक बैच के लिए एक स्टूडेंट के लिए उसके मार्क्स कैलकुलेट करो, फिर एक और स्टूडेंट लो उसके मार्क्स कैलकुलेट करो, फिर एक स्टूडेंट लो उसके मार्क्स कैलकुलेट करो। जब सारे स्टूडेंट्स हो गए तो बैच दूसरी ले लो, सीनियर्स की बैच ले लो, फिर एक स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करो, फिर एक स्टूडेंट, तो मल्टीपल बैच हो गई। कभी मान लो हमारा एक और कहीं पे सेंटर हो गया तो वो सेंटर से डिवाइड हो जाएगा, स्कूल कॉलेजेस में होते ही है, तो वहां पे एक और लूप आ सकता है, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि लूप नहीं लगाएं, अगर लगाया है तो इनर लूप कम से कम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। ये एफिशिएंसी के लिए काम करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जाते हैं व्हाइल लूप में। व्हाइल नाम से समझ में आ रहा है कि व्हाइल का मतलब है तब तक। व्हाइल का हिंदी में अपन बोल सकते हैं तब तक, चलने दो, राइट? इसको चलते रहना चाहिए तब तक, कब तक? जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहती है तब तक। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो तब तक चलते रहेगा, जैसे ही कंडीशन डिससेटिस्फाई हो गई वो बाहर आ जाएगा। यहां पे इनफाइनाइट लूप क्रिएट होता है। इनफाइनाइट लूप मतलब मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी और वहां पे बोल दिया x इज लेस देन, जब तक x इज लेस देन 0 1 रहेगा तब तक चलना है। तो मैंने कुछ अपडेट ही नहीं करा तो वो तो चलता रहेगा। मुझे अगर ये काम करना है कि वो 10 बार चलने के बाद रुक जाए, तो मैं क्या करूंगा, गिनूंगा कितनी बार चला। 10 बार चल गया 1 से लेके 10 तक, उसके बाद में x की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो वो रुक जाएगा वहीं की वहीं, बाहर आ जाएगा। तो ये व्हाइल लूप में आप कंडीशन इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। इसका सिंटेक्स ये होता है, सबसे पहले व्हाइल लिखा होता है, फिर यहाँ पे कोई भी आप कंडीशन डाल सकते हो, वेरिएबल नहीं डालना वैल्यू के लिए, कंडीशन आएगी। कंडीशन का मतलब x इज लेस देन 0, x इज इक्वल्स 1, इस तरीके से जो भी आपका प्रोग्राम की तरफ से कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ डाल सकते हो, और उसका स्टेटमेंट ब्लॉक जो रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर वो एग्जीक्यूट सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन तो। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर वो सीधे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे y पे, लेकिन आएगा जरूर अगर वो इनफाइनाइट लूप नहीं है तो। समझ में आया? ये लिखने की जरूरत है सिंटेक्स व्हाइल लूप की। इसके बाद में आता है डू व्हाइल लूप। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने लिखे थे कि व्हाइल लूप कब काम आ सकता है। जैसे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ 10 डिजिट्स, तो आप एक वेरिएबल ले लोगे,
जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट कर ली उसको इंक्रीमेंट करते जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 10 डिजिट बोला है। अगर उसने बोला होता कि 100 के बाद में 10 बार उसका सम देखो तो आप 100 में बार बार ऐड करते, या फिर वो बोलता कि 100 में 10 बार 10 ऐड करके मुझे बताओ, तो आप 10 बार ऐड करते, प्लस प्लस यूज नहीं आता वहां पे। तो अपना दिमाग प्रॉब्लम के हिसाब से हमको सॉल्यूशन पे फिक्स करना है कि हमारा गोल क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट क्या है जिसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 20 डिजिट्स। तो जहां पे हम 10 तक कर रहे थे अब 20 तक करना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ। फिर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एस्ट्रिक 20 टाइम्स। तो एक के नीचे एक के नीचे एक एस्ट्रिक 20 बार प्रिंट होना है, तो प्रिंटफ में एस्ट्रिक देना है और व्हाइल लूप में डालना है जब तक वो 20 तक नहीं पहुंच जाता एक हमारा वेरिएबल। फिर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन नंबर्स। यहां पे मेरा ये मतलब था कि मान लो मैंने बोल दिया 5 और 10 इसके बीच के, तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन नंबर्स इन नंबर्स। तो वो दो नंबर दे दिए, उनके बीच में सारे सम का अपने को प्रिंट करना है। तो वो दो नंबर होंगे हमारे पास, 0 से ही हमेशा लूप चालू होगा ये जरूरी नहीं है, बीच में से भी चालू हो सकता है, जहां से आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट दिमाग में रखना है और फिर उसको इंक्रीमेंट करना है या सम करना है। तो वो उस हिसाब से भी वेरिएबल में अपन लेके कर सकते हैं। फिर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम लार्जेस्ट ऑफ 5 इनपुट नंबर्स। जो भी 5 नंबर डाले उसमें से अपने को सारे सम निकालना है लार्जेस्ट, कि इसमें से कौन सा लार्जेस्ट है। तो उसमें व्हाइल लूप में हो सकता है कि स्कैनएफ को भी व्हाइल लूप में चला सकते हैं। अब आपको बोला 5 वेरिएबल्स लेना है, तो 5 वेरिएबल्स लेना है, तो आप 5 बार स्कैनएफ लिखोगे, प्रिंटएफ लिखोगे। 5 को 500 कर दिया तो लिखोगे 500 बार प्रिंटएफ 500 बार स्कैनएफ? नहीं, वहां पे प्रिंटएफ और स्कैनएफ को व्हाइल लूप में डालोगे और वहां पे बोलेगा प्लीज एंटर नंबर, और आपने नंबर एंटर करा, स्कैनएफ से नंबर रिसीव हुआ, उसके ऊपर जो ऑपरेशन था वो परफॉर्म हो गया, फिर से ऊपर गया, फिर बोला प्लीज एंटर द नंबर, उसने रीड किया, ऑपरेशन किया, 500 बार चलेगा। ये चीज मैन्युअली तो नहीं कर सकते, पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गधा हमाली हो जाएगी, उतनी मेहनत करना नहीं है, प्रोग्रामिंग कर क्यों रहे हैं। ये समझ में आया प्रोग्राम का? इसके बाद में एक और एग्जांपल, एक और लूप आता है जो कि है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप का मतलब ये होता है कि ये काम सबसे पहले कर देना, उसके बाद लूप को चेक करना या लूप चालू करना। तो यहाँ पे ये नाम से समझ में आ रहा है कि डू व्हाइल का मतलब क्या है। डू व्हाइल का मतलब है कि डू दिस फर्स्ट, ये सबसे पहले कर दो, उसके बाद में चेक करो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वापस से डू दिस फर्स्ट, देन चेक, देन डू दिस, देन चेक, देन डू दिस, देन चेक, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो गई, स्टेटमेंट वाई एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे सबको? दोनों में डिफरेंस क्या है व्हाइल और डू व्हाइल में, वो हम देखते हैं कि व्हाइल पहली बार में ही ब्रेक हो सकता है, लेकिन डू व्हाइल एक बार तो चलेगा कम से कम। समझ में आया? एक बार तो चलेगा कम से कम। अब ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं कि वहां पे पहला तो करना होता है, जैसे इनिशियलाइज करना या कुछ चीज को हमको प्रिंट करना, मैसेज प्रिंट करना, तो इनिशियलाइज तो होगा ही होगा, पहला लूप चलेगा, उसके बाद में वो चेक करेगा और फिर आगे बढ़ेगा चलना है या नहीं चलना है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फॉर लूप की तरफ। ये उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। जब फर्स्ट n नंबर्स में अगर मैंने n दिया है तो n की वैल्यू बोल दी है कि 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, तो सामने वाला अगर जो भी नंबर डालेगा 1 तो रहेगा ही रहेगा उसमें। तो वो 1 का भी एवरेज तो प्रिंट होगा ही होगा, होगा ना? तो वहां पे डू करना जरूरी है, उसके बाद में वो व्हाइल में चेक करेगा कि इसमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे डू व्हाइल काम आएगा। फिर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ, तो यहाँ पे भी 1 तो होगा ही होगा, उसके लिए तो हमको ऑपरेशन करना ही है, तो डू यहाँ पे आएगा, उसके बाद व्हाइल चेक करेगा कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। एग्जाम्पल समझ में आया? फिर अब आगे बढ़ते हैं फॉर लूप के लिए। इसका सिंटेक्स ये होता है जो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन फॉर लूप को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि हर प्रोग्राम में फॉर लूप काम आता ही आता है। डेटा स्ट्रक्चर में जा रहे हो तो फॉर लूप आएगा ही आएगा काम में। जितनी भी चीजें बताई सब इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स इसका क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है फॉर।
फॉर का मतलब होता है के लिए, इसके लिए, राइट। तो यहां पे सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको लूप चलाना है तो आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 100 से स्टार्ट करना है, 1000 से स्टार्ट करना है, जिससे भी स्टार्ट करना है उसको इनिशियलाइज यहां पे कर लो, जगह दी है उन्होंने। उसके बाद में एक कंडीशन चेक कर लो यहाँ पे कि ये इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद वो सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। इनिशियलाइजेशन फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कंडीशन चेक करना। फर्स्ट एग्जीक्यूशन नहीं होगा इसका जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं होगा आगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो यहाँ पे जाके आगे बढ़ेगा, वरना वो आगे नहीं बढ़ेगा। हो सकता है आपकी कंडीशन फर्स्ट केस में ही फेल हो जाए तो वो फॉर लूप नहीं सीधे एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये थर्ड है और फिर फोर्थ और फिर वापस चला जाएगा सेकंड पे। इनिशियलाइजेशन तो एक बार ही होगा। इनिशियलाइजेशन एक बार हो गया उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है उसका। एक बार इनिशियलाइजेशन हो गया बस, उसके बाद वो नहीं जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर वापस 2 पे, 1 पे नहीं। इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक करी, उसने 3 पे एग्जीक्यूट करा स्टेटमेंट ब्लॉक, फिर आया यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि प्लस प्लस करने वाला काम यहाँ पे करते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही सीमित नहीं है, और भी दायरा है उसका। वहां पे इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, और अगर 10 से बढ़ाना है तो 10 से भी बढ़ा सकते हो, जितने नंबर से बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। इसलिए मैंने अपडेट लिखा है वहां पे। कोई बुक में मुझे ये नहीं मिला कि यहाँ पे कहीं पे अपडेट लिखा हो। वही कॉन्सेप्ट वही धारणा बच्चे अपने दिमाग में लेके आगे बढ़ जाते हैं और उनके दिमाग में धारणा बन जाती है, क्योंकि उस टाइप के ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो कॉलेज में जाके कि इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो और इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो कि भैया कोई अपडेट नहीं है, चले जाओ वापस से कंडीशन चेक करो, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। आया इतना समझ में? yes, ये था हमारा फॉर लूप। ये कुछ प्रॉब्लम्स है इसके। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ फिल्ड स्क्वायर मेड ऑफ एस्ट्रिक। अगर मुझे एस्ट्रिक का कुछ स्टार बनाना, ट्रायंगल बनाना है, क्या लिखा है स्क्वायर, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं एक स्क्वायर बना सकता हूं 3 का। तो ये 3 है, 3 बाय 3 का। तो ये आपको कंसोल में ऐसा प्रिंट करने का प्रोग्राम आ सकता है। तो उसको किससे सॉल्व करेंगे अपन? फॉर लूप से। समझ में आया? उसमें 2 फॉर लूप लगेंगे, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। क्यों? क्योंकि 3 बार इधर बढ़ेगा फिर 3 बार इधर बढ़ेगा, और हर 3 बार जब नीचे बढ़ रहा है तो उधर भी जाएगा। फिर एक प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट राइट हाफ ऑफ द ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल ऐसा होता है, अब इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो आपको इतना प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी फॉर लूप से काम होता है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, ये अपने को प्रिंट करना है। ये सब फॉर लूप से होते हैं। ये मैंने प्रोग्राम्स इसमें डाल के रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। यहां तक क्लियर है सबको? yes,